हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार समक्ष आपके फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो टाइम चल रहा है ये सरकार बनाने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील समय है। बीजेपी को इसमें इस जो चुनाव हुआ है 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में आप सब लोगों को मालूम है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली है। तो खबरें किस तरीके की आ रही हैं? सरकार बनाने के लिए जो एनडीए है वो जरूर अपनी सरकार मिला करके बना सकती है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो एनडीए में जो दूसरी पार्टीज हैं उनके अपने कुछ इश्यूज हैं और इन्हीं इश्यूज को लेकर के एक विशेष पार्टी का नाम यहां पर सामने आ रहा है और ये पार्टी कोई और नहीं है बल्कि टीडीपी है, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तो आप यहां पर टीडीपी को देख सकते हैं और ये खबर तो आनी ही थी। ये तो इलेक्शन के समय, जिस समय रिजल्ट्स आ रहे थे उस समय भी तय थी। और यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आंध्रा स्पेशल स्टेटस बैक ऑन टेबल। बैक ऑन टेबल का मतलब ये हो गया, इट मींस दिस डिमांड हैज बीन रेज्ड अर्लियर। इसको पहले भी लाया गया था, लेकिन अब शायद ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं टीडीपी के पास कि वो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस जो है वो लेकर के, जो उसकी मांग है उसको लेकर के वो सामने आए। और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एनडीए को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने, आपको मालूम है कि तकरीबन 16 सीटें ही जीती हैं, 16 सीट्स जो हैं वो गेन करी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो टीडीपी की बात सुनना काफी हद तक बीजेपी की मजबूरी भी हो जाती है और गवर्नमेंट बनाने के लिए आवश्यक भी हो जाता है। बीजेपी की स्थिति की बात करें तो बीजेपी ने इस बार 240 वोट जो है, 240 सीट्स जो हैं वो प्राप्त करी हैं। 240 सीट से तो आपको भी मालूम है कि बहुमत तो मिला नहीं है और इस 240 सीट के माध्यम से सरकार तो नहीं बनाई जा सकती, यानी सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। और सहयोग लेने के लिए बीजेपी जो है वो एनडीए के साथ अगर अपनी सरकार बनाती है तो बनने की पॉसिबिलिटी बनती है और तब जाकर के आप देख सकते हैं कि 292 सीट्स उनके पास आ जाएंगी। लेकिन इन 292 सीट्स में जो अकेले 16 सीट टीडीपी की है ये बहुत मायने रखती है। चंद्रबाबू नायडू जो पार्टी के तरफ से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें आंध्र प्रदेश के लिए अब विशेष दर्जे की मांग, मतलब उनकी तरफ से आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग पहले भी होती रही है। तो यहां पर ये एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मांग या मुद्दा हो सकता है और होगा ही डेफिनेटली। अब इस मुद्दे को बीजेपी कैसे सॉल्व करेगी ये तो पॉलिटिकल एंगल है, हम इस मुद्दे पर आएंगे। लेकिन यहां ये चीज लेकर के डिस्कशन करना, इस पॉलिटिकल एंगल का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? तो इंपॉर्टेंस हो सकता है कि ये विशेष दर्जा आखिर है क्या, यानी राज्यों के लिए विशेष दर्जा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? विशेष श्रेणी जो होती है, स्पेशल कैटेगरी जो है, विशेष श्रेणी का जो दर्जा है वो स्टेट्स क्यों मांग रहे हैं, उसके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले इस एंगल में यही समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज SCS, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी विशेष श्रेणी दर्जा, ये क्या चीज है, इसके ऊपर आइए एक डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ सिमिलर टर्म्स इससे रिलेटेड एक आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और ध्यानपूर्वक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि पहली बात तो यह है कि SCS का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए कोई भी प्रावधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे ही ये टर्म आता है, जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आती है, तुरंत ही आपको एक पॉइंट याद आता है जम्मू कश्मीर का, जिसके बारे में आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए यहां पर हमको यह समझना है कि भाई जो विशेष राज्य का दर्जा है, विशेष राज्य का मतलब क्या है? देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है उसमें आपको विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की स्थिति मिल जाती है।
जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट से वो अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज यहां पर लिखिए, SCS जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है, वो विशेष राज्य दर्जा जो है, किसी राज्य के का विशेष दर्जा होना, ये उस मांग से बिल्कुल अलग है या उस कंडीशन से बिल्कुल अलग है। जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर क्या था, एक उसको जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा, और यह दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराया गया था। आपको मालूम है आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का जो कैटेगरी थी वो हट गई। लेकिन यहां पर जो बात करी जाए, अब इसकी वजह से उनको वहां पर कुछ पॉलिटिकल और कुछ लेजिस्लेचर से संबंधित कुछ स्पेशल राइट्स थे, आपको मालूम ही है। जब किसी राज्य को इस तरीके का दर्जा दिया जाता है तो वो दर्जा उसके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लाभ हैं, उस राजनीतिक लाभ को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। लेकिन SCS इससे बिल्कुल अलग है, इसमें राजनीतिक लाभ जो है वो शामिल नहीं है। इसलिए इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है कि एक तो SCS जो है वो उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो फिर जो चीजें हो रही हैं, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है, क्या फिर असंवैधानिक है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है कि ये जो SCS है, ये 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश जब आई तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी कि कुछ राज्यों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी ऐतिहासिक सामाजिक स्थिति जो है, उसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें पुशअप करने के लिए आगे की ओर कुछ विशेष जो प्रावधान है वो करने की बात करी गई थी। तो ये चीज आती है वित्त आयोग में। अब देखिए, वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अब मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को मालूम होगा कि आखिर जो वित्त आयोग है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहां से आप कमेंट सेक्शन में 2 चीजें लिख दीजिए फटाफट से, देखें कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। नहीं है तो सर्च करके लिखिए, इससे आपका GS जो है वो फैक्चुअली बढ़ जाएगा। तो एक तो पॉइंट आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्थान कहां पर है, किस आर्टिकल में है। दूसरा आपको बताना है कि वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग जो है वो चल रहा है, वित्त आयोग जो है वो कौन सा इस समय कार्यरत है। और तीसरा पॉइंट 1, 2 एंड 3, ये तीनों इसी तरीके से करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरा पॉइंट मुझे बताइए कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये 3 चीजें आप जरूर मुझे बताइए, और ये बहुत बेसिक चीजें, आई होप कि आप में से सभी लोगों को ये तीनों चीजें मालूम होंगी। जिन्हें नहीं मालूम है जल्दी से सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहां पर वापस लिखिए। बहरहाल, तो ये जो वित्तीय आयोग है ये राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस देते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि इस तरीके के आयोग का गठन करके दिया जाएगा प्रत्येक 5 साल में या 5 साल से पहले, व्हेनेवर इट इज नीडेड। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब यहां पर हम वापस आते हैं SCS के लिए कि आखिर अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए तो उसके लिए भी तो कुछ प्रावधान होने चाहिए, या हर राज्य इस चीज की डिमांड करने लगेगा, जिसको देखो उसी की डिमांड करने लगना चाहिए। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे एक परिवार है, एक घर है, उस घर में कई सारे लोग जो हैं वो कमाने धमाने वाले हैं और सब एक साथ रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 4-5 लोग हैं जो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और सब वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो कमाने धमाने के लिए जाते हैं और कमाते धमाते उनका अच्छे से काम चलता है। लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी एक की अर्निंग जो है वो इस प्रकार से इंपैक्टेड हुई है, इस तरह से उसको नुकसान हुआ है कि वह अर्निंग में बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। इनफैक्ट उसका सर्वाइवल जो है वो अब डेंजर में है, यहां तक कि उसको जो है आर्थिक बहुत ज्यादा खतरे महसूस हो रहे हैं। तो बीइंग अ फैमिली, जब हम परिवार में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? उस समय हम उस व्यक्ति की, जो परिवार का सदस्य है, जो कि पिछड़ गया है किसी प्रकार से, आर्थिक कारणों से किसी भी प्रकार के डेब्ट में आ गया है, तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल कार्य करने की
अनुमति उसे देते हैं, या फिर अगर हमारे जो घर का पूरे परिवार का जो कुछ रिजर्व इत्यादि है, या घर में कुछ वित्तीय जो संचालन है जो सब में बराबर तरीके से बंटते हैं, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ छूट या रियायत देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी फिलहाल ठीक नहीं है। सो इन दैट केस, इन दैट प्रोविजन, हम ये कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसको एक स्पेशल श्रेणी में रखा गया। जैसे मान लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं या फिर किसी भी चीज की बात करते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन में कहा जाएगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास पैसे की इस समय तंगी है तो तुम अभी कंट्रीब्यूशन ना करो, या कम कंट्रीब्यूट करो, या फिर आगे कभी कंट्रीब्यूट कर देना, फिर इसकी भरपाई कर देना। अभी इस तरीके से उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही जो चीज है ना, एग्जैक्टली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, एक विशेष श्रेणी का दर्जा है। लेकिन इस दर्जे के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि उसकी इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। लेकिन हम यहां पर समझते हैं कि क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं। जैसे कि दुर्गम पहाड़ी वाले इलाके, जैसे हमारे देश में आपको मालूम है कि भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी हम ऐसी भौगोलिक विविधता वाले क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर आम संसाधनों का हो पाना आसानी से संभव नहीं है, तो ऐसे में हम उस राज्य के, उस क्षेत्र के लिए हम वहां पर उसे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने के लिए विचार कर सकते हैं। और यही सब चीजें ये 1969 में 5वें वित्त आयोग के द्वारा कही गई। ठीक है, फिर यहां पर कम जनसंख्या घनत्व की बात करी गई है, यानी लो जो डेंसिटी है सेंसस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, या फिर या और इसके अलावा बड़ी जनजातीय आबादी है, यानी कि एक बहुत कम जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम है, या फिर वहां पर बहुत बड़ी आबादी जो है वो किसकी रह रही है, जनजातियों की रह रही है। तो ऐसे में उनके ध्यान के लिए स्टेटस इस तरीके का दिया जा सकता है। सामरिक महत्व की सीमाओं के लिए, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, या कुछ ऐसी बाउंड्रीज शेयर करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्व रखती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उन बाउंड्रीज की देखभाल करना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, स्टेट का तो एक कर्तव्य बनता ही है, लेकिन उससे पहले यह कर्तव्य देश का बन जाता है। देश का मतलब केंद्र सरकार का बन जाता है। तो ये सारी डिमांड जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, ये डिमांड पूरी भी केंद्र सरकार ही करेगी उस स्टेट को पर्टिकुलरली करके। तो ऐसी बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स को ऐसी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, यानी कि कोई ऐसा स्टेट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है या फिर कोई इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है किसी प्रकार की, तो उस बैकवर्डनेस के लिए, जिसका एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक परिवार के माध्यम से दिया था, यह तकरीबन कुछ उसी प्रकार का एग्जांपल है। तो अगर ऐसा कोई स्टेट है किसी प्रकार से, किसी कारण से वो पिछड़ जाता है, उसकी इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो उसके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता था वो खराब हो जाता है, या फिर नहीं रह पाता उसके पास, या एब्सेंट है, तो फिर उस स्टेट को उस समय तक के लिए, जब तक ये चीजें उसके पास उपलब्ध नहीं हो जाती, वो दर्जा दिया जा सकता है। राज्य वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति, यानी कि जो स्टेट फाइनेंस है अगर उसकी गैर व्यवहार्य प्रकृति है, यानी इस तरीके की प्रकृति है कि जितना उसके पास में राजस्व वगैरह आ रहा है उतने राजस्व से राज्य का खर्चा नहीं चल पा रहा है, बहुत ज्यादा घाटे में है, तो फिर इन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट ये वो कारक हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। और हम जब ये आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि यहां पर ये डिमांड आ रही है आंध्र प्रदेश की तरफ से, तो ये वो सारे एंगल हैं जो हम यहां पर अपने माइंड में रख सकते हैं। एंड ये सारे एंगल जो हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये पार्टीज भी रखेंगी, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है ये। तो आई होप कि आपको ये कारक जो है वो समझ में आए होंगे। अब देखिए, ये रिकमेंडेशंस जब होने शुरू हुए तो उसके बाद जो है कई सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया, जम्मू कश्मीर इत्यादि और तमाम सारे राज्यों को इस प्रकार के स्पेशल कैटेगरीज का दर्जा दिया गया। और उस समय अगर आप देखेंगे तो 11 राज्यों को, जैसे आप पूर्वोत्तर के तकरीबन जो राज्य हैं उनकी बात कर लीजिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया, जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। और अभी लेटेस्ट सबसे आखिरी में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना जो है उसको भी क्या किया गया, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया। जैसे आप यहां पर मैप में देख सकते हैं ये तमाम सारे, देखिए क्राइटेरियाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी, इस मैप में भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज इस तरीके के लिखे हुए हैं। जैसे आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि कुछ पहाड़ी टाइप के
इलाके हों या फिर लो डेंसिटी हो या फिर लोकेशन कुछ जो बाउंड्रीज के पास होती हैं उनकी बात हो या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो इत्यादि हो, तो ये सब चीज़ें दर्जा दी जाती हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम वगैरह हैं, और कुछ पहाड़ी इलाके हैं जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन सब को जो है इस प्रकार के दर्जे दिए गए हैं। तो तकरीबन 11 राज्य हैं जिनको इस तरीके की श्रेणी का दर्जा आपको प्राप्त होते हुए दिखता है। अब अगर इन राज्यों को यह दर्जा प्राप्त होते हुए दिखता है तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा राज्य भी अपने इन तमाम प्रकार के कारकों के आधार पर या इनमें से किसी एक या दो विशिष्ट कारकों के आधार पर इसकी मांग कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि आंध्र प्रदेश भी शायद इसी आधार पर मांग कर रहा होगा। ठीक है, तो खैर मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें शुरू हुई कहां से, 5वें वित्त आयोग की तरफ से, और फिर वित्त आयोग की तरफ से जब रिकमेंडेशंस आए तो लोगों ने इसको मानना शुरू किया। तब योजना आयोग हुआ करता था, है ना, उसके अपने जो है तमाम सारे विचार हुआ करते थे इन सब चीजों पर, और वो देख करके इन सब चीजों को दर्जे प्रोवाइड कराते थे। 14वां वित्त आयोग जब आया, 14th, आप देखेंगे कि जब कमीशन आता है, फाइनेंस कमीशन आता है, तो उन्होंने कुछ सिफारिश करी और उस सिफारिश के माध्यम से इसको क्या कर दिया, जो है वो समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया तो सुझाव दिया होगा कुछ, क्यों समाप्त करना है हमें, कि आखिर भाई ये विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि पहले के फाइनेंस कमीशन ने इस रिपोर्ट को दिया था। तो 14वां वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश आती है, और उसकी सिफारिश के बाद इस तरीके की कैटेगरीज राज्यों को दिए जानी बंद कर दी जाती है। इसमें सबसे बड़ा इनका एक ये कहना था कि इस तरीके की कैटेगरीज का दर्जा देने से जो वित्तीय भार है वो केंद्र पर बढ़ जाता है। ठीक है, वित्तीय जो भार है वो अनर्गल तरीके से केंद्र पर क्या हो जाता है, केंद्र पर बढ़ जाता है। तो इसकी बजाय फिर सॉल्यूशन क्या होगा, क्या हम राज्यों को इसी तरीके से छोड़ दें, जाने दें? तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर इस चीज को मैनेज करना ही है तो इसको समाप्त कीजिए, इसकी जगह पे कर हस्तांतरण का जो सुझाव है वो दिया गया था। यह कहा गया कि केंद्र की तरफ से जो कर 32% रहता है, इसको आप इंक्रीज कर दीजिए और इसको 42% कर दीजिए। तो कर हस्तांतरण जो है वो 42% इंक्रीज करने की सुझाव के साथ इसको बंद करने की बात कही गई, और स्पेशल कैटेगरीज की डिमांड को यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से रिजेक्शंस जो है वो इसके बाद से मिलने शुरू हो गए। और यही कारण है कि अभी तक आंध्र प्रदेश को आप देखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, अब उनका यह भी कहना है कि अगर हम इस चीज को कंटिन्यूएशन में जारी रखते हैं तो तमाम सारे जो अन्य राज्य हैं वो भी इसकी मांग करते हैं। खास तौर से प्रेजेंट टाइम में न्यूज पे फोकस जरूर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए फोकस जरूर हो गया है, लेकिन अगर आप तो ये डिमांड लगातार बिहार की तरफ से, ठीक है, बिहार की तरफ से भी उठती रही है। ये डिमांड आपको जो है उड़ीसा की तरफ से भी देखने को मिलेगी। ओडिशा आप लिख सकते हैं, ओडिशा इसकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये डिमांड्स आपको लगातार देखने को मिलती हैं। इन राज्यों ने भी क्या किया है, स्पेशल कैटेगरीज की डिमांड रखी हुई है, और इनमें में से तो बिहार जो है उसका भी प्रेशर राज्य के ऊपर बनेगा, केंद्र के ऊपर बनेगा, एनडीए के ऊपर बनेगा। तो इस चीज को भी बैलेंस करना होगा मोदी जी को। खैर, कह रहे हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। तो इन सब चीजों से हमको यह पता चल रहा है कि जितनी भी चीजें हुई हैं, इन कंक्लूसिव स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पेशल श्रेणी का जो दर्जा दिया जाता है वो कौन देता है, केंद्र द्वारा दिया जाता है। किन राज्यों को दिया जाता है, जो इस तरीके से क्लासिफाइड हैं कि उनके पास में भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक किसी प्रकार के नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से भौगोलिक और या फिर सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना हमारे इस आंध्र प्रदेश को करना पड़ रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा तो करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही? तो देखिए, इन सब चीजों से आगे बढ़ने से पहले मैंने ये चीज आपको क्लियर ही कर दी थी कि भाई SCS जो है वो किसी विशेष राज्य से बिल्कुल अलग है। विशेष राज्य होने का मतलब ये हो गया कि उसके पास में विधायी और राजनीतिक अधिकार भी आते हैं, लेकिन SCS में केवल क्या होता है, इसमें केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं को देखा जाता है। जैसा कि यहां ऊपर के स्टेटमेंट में आप देखिए, सामाजिक आर्थिक पहलू, भौगोलिक कारण इत्यादि को ही जो है वो केंद्र में रखा जाता है, मुद्दे में रखा जाता है। तो अब ये चर्चा का विषय हो जाता है भाई कि आखिर आंध्र प्रदेश जो है उसको किस प्रकार की, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको वो बताते हैं, यानी आंध्र प्रदेश रिप्रेजेंट करता है कि हमें इन कारणों से चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस।
अब हम सीधा आंध्र प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहते हैं कि भाई 10 जून से, ठीक है, 10 जून से क्लासेस शुरू होने वाली हैं P2I की, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं और ये क्लासेस शाम 6 बजे शुरू होंगी, शाम 6 बजे से। अब 2025 के लिए बहुत ही कम समय रह गया है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अति शीघ्र इस बैच के साथ जुड़िए। मजे की बात यह है कि इस बार ये बैच 3 लैंग्वेजेस में आपको उपलब्ध कराया जा सकेगा। 3 में से किसी एक लैंग्वेज में जिसमें आप चूज करेंगे उसमें आपको उपलब्ध हो सकेगा। यानी आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं 10 तारीख के लिए। एक तो आप हिंदी में एडमिशन ले सकते हैं, प्योर हिंदी, इसमें पढ़ाई लिखाई और आपके जो नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ, किताबें वगैरह जो है सब हिंदी में मिलेंगी। दूसरी जो है इंग्लिश है, जिसमें पढ़ाई आपकी बाइलैंग्वेज होगी और मटेरियल्स जो है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और तीसरा है प्योर इंग्लिश, जिसमें आपको पढ़ाया भी इंग्लिश में जाएगा और जो मटेरियल्स हैं वो भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हिंदी का बैच जो है वो ज्योग्राफी के साथ शुरू होने जा रहा है, यानी भूगोल विषय के साथ इसकी शुरुआत 10 तारीख से होने वाली है। तो जिन लोगों को इसके साथ जुड़ना है जरूर जुड़िए। इंग्लिश में यही बैच पॉलिटी के साथ शुरू होगा और इंग्लिश में यही बैच मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ शुरू होगा। और आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये कोड तो बेटा आप कहीं पर नोट्स बनाते समय या फिर डायरी में कहीं पर नोट कर लो। आप कुछ भी स्टडी IQ में परचेज करेंगे तो आपको ये कोड आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो दैट इज VIRADLIVE, कोई स्पेस नहीं देना है। और इसका इस्तेमाल करके आप मात्र 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें 18 किताबों का आपको सेट भी मिलेगा, 18 किताबों का आपको सेट भी मिलेगा निःशुल्क तरीके से। आपको इसमें निःशुल्क आवासीय सुविधा मेंस की तैयारी के लिए, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, तो आपको मेंस के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी। ठीक है, निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी। इसी फीस में, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना है आपको। बुक्स इसी में मिलेंगी, लाइव क्लासेस इसी में मिलेंगी, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको इसमें मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी करने के लिए बैच मिलेगा, मेंस के लिए अलग से तैयारी करने के लिए बैच मिलेगा, इंटरव्यू में अलग से आपको गाइडेंस मिलेगा। ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसी बैच में, सिर्फ इसी फीस में, कोई एक्स्ट्रा एक पैनी भी खर्च नहीं करना है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। चलिए अब हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने कहा कि आखिर आंध्र प्रदेश ने क्यों की है विशेष श्रेणी दर्जे की मांग। आपके मन में अभी तक इतना पढ़ने के बाद ये आ ही गया होगा कि आखिर विशेष श्रेणी दर्जे की मांग की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, क्यों आंध्र प्रदेश विशेष श्रेणी दर्जे की मांग कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है वो अब तेलंगाना जो है उससे पृथक हो गया है। और इससे पृथककरण होने के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो है वो लागू किया गया था। मजे की बात यह है कि जिस समय यह चीज लागू करी गई और तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था, उन्होंने वादा किया था कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो देंगे। इसको देने की बात करी थी। इनफैक्ट यहां तक बात करी गई थी कि एटलीस्ट 5 साल के लिए तो हम अवश्य देंगे, और जिन 5 सालों में हमको ये लगता है कि जो आंध्र प्रदेश है उसको जो भी लॉसेज हुए हैं इकोनॉमिकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरली, वो लॉसेज आंध्र प्रदेश मतलब जो है वो इक्वल कर पाएगा, बराबर कर पाएगा, और फिर आगे जो है इस स्टेटस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा अंदाजा लगाते हुए उन्होंने ये वादा किया था, और ये हुआ कि भाई 5 साल के लिए हम ये दर्जा आगे जो है आपको देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि 2014 के बाद से तो सरकार ही बदल गई और ये वादा कांग्रेस का, यूपीए का जो है वो धरा का धरा रह गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश की तरफ से नायडू जी और जो उनके जो सीएम का, जब वो सीएम रहे तब, और जब वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम रहे 2019 से लेकर 2024 तक, तब ये दोनों सीएम के समय में नरेंद्र मोदी सरकार से लगातार SCS की डिमांड की जाती रही, लेकिन लगातार जो है वो अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई। उसके तमाम सारे केंद्र सरकार की तरफ से भी तर्क दिए गए और इन्होंने भी अपनी मांग की तरफ से कई सारे तर्क दिए कि हमारी ये मांग जायज है, वाजिब है।
तो उस वाजिब जायज मांग क्या है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन मैटर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियली जो है वो क्या हुआ यहां पर। ठीक है, उस समय तक नीति आयोग आ गया था। किसकी जगह पर नीति आयोग आ गया था? योजना आयोग की जगह पर। पहले योजना आयोग होता था। तो नीति आयोग के समक्ष जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने, मतलब इन लोगों ने बार बार अपनी संस्तुतियां, अपनी प्रस्तुतियां जो है वो प्रस्तुत करी। ठीक है, और उस प्रस्तुतियों में उन्होंने चीजों को बताने का प्रयास किया कि भाई क्या लॉसेस हैं हमारे, उन लॉसेस के आधार पर हमको जो है स्पेशल कैटेगरीज का दर्जा दिलाना चाहिए। देखिए, तो जो उन्होंने संस्तुतियां प्रस्तुत करी कि भाई हमारे पास में ये लॉसेस हैं, अभी उन लॉसेस के ऊपर चर्चा करेंगे हम। जब वो संस्तुतियां प्रस्तुत करी तो 14th फाइनेंस कमीशन जो है वो उनके ऊपर ध्यान देता है, और ध्यान दे करके ये एक गेस लगाता है, एक अनुमान लगाता है कि 2015 से 2020 की ये जो 5 साल की अवधि है, इस 5 साल की अवधि के लिए अगर हम आंध्र प्रदेश के लिए टैक्स का, यानी कि जो कर का जो हस्तांतरण है वो करने के बाद अगर उस स्टेट के राजस्व घाटे की बात करें, राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको मालूम है किसी भी स्टेट में राजस्व का घाटा कब होगा, जो आपने, ये आपके लिए भी है, आप पर्सनली भी इस चीज को देख सकते हैं कि भाई आपने कोई एस्टिमेशन लगाया है कि हम इतना जो है खर्चेंगे इस पर्टिकुलर समय में और इतना गेन कर लेंगे, तो अब पता चला कि जो आपने एस्टिमेशन लगाया था उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो गया, या गेन जो आपने जो माना था उससे बहुत ज्यादा कम गेन हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। या आपने जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आपने सोचे होंगे उससे कहीं ज्यादा लॉस आपका हो जा रहा है, तो ये राजस्व के घाटे के तौर पर होगा। तो भाई इनका जो राजस्व घाटे का जो अनुमान लगाया गया था 14th फाइनेंस कमीशन की तरफ से, वो ये था कि तकरीबन 22,113 करोड़ रुपए का लॉस होगा, जिसको हम लोग किसी न किसी प्रकार से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। बट हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये कि इसी समय में जो लॉस जो सोचा गया था 22,113 करोड़ रुपए, वो पहुंच गया 66,362 करोड़ रुपए तक, यानी तकरीबन 3 गुना। जितना एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा जो है बड़ा राजस्व घाटा हुआ, और ये बात शो करता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ये आंध्र प्रदेश को लॉसेस हुए, एंड ये एक फैक्टर हो सकता है, इस फैक्टर को आप उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश का यह भी कहना है कि जब सेपरेशंस हुए, जब डिवाइडेशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो उस समय जो अवशिष्ट राज्य के तौर पर जो हमको डेब्ट मिलना चाहिए था, जो डेब्ट है, जो ऋण है, जो ऋण था वो 97,000 करोड़ रुपए था। लेकिन 2018-19 में यही डेब्ट जो है वो बढ़ करके 2,58,928 करोड़ रुपए हो गया, और प्रेजेंट टाइम में ये 3.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। तो राज्य का जो ऋण है वो इतना ज्यादा हो गया है। एक और फाइनेंशियल डेटा है ये, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई लॉसेस हैं। और आप यहां पर इन चीजों को ध्यान में रखिए कि इसमें आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित कंडीशंस ही हैं जो इसे SCS, एंड दैट इज वाई ये डेटा जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल डेटा ही है, फाइनेंशियल डेटा ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 59, आंध्र प्रदेश की जो आबादी है वो तकरीबन 59% के आसपास है। जब ये कहा गया कि जब हम सेपरेट हुए तो आबादी की संख्या तेलंगाना से ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, आबादी ज्यादा है हमारे यहां, और ज्यादा है हमारे ऋण, और ज्यादा है हमारी देनदारियां, ये सब कुछ ज्यादा हैं और ये हमें विरासत में मिली हैं। लेकिन इस आधार पर राजस्व में जो हिस्सेदारी है वो क्या है? वो केवल 57% है। जब ये सब ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होना चाहिए था, पर ये तो कम है। देन हियर इज अनदर डेटा जो कि फाइनेंशियली इसको बताता है कि यार ये क्राइसिस में है या प्रॉब्लम में है। तो एक ये डेटा हो गया। फिर कह रहे हैं कि वर्ष 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश से 57,000 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो ये डेटा आपका लिखा हुआ है। और ये एग्जाम्पल किस चीज का है? सॉफ्टवेयर निर्यात को लेकर के। इसे मान लेते हैं, उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अगर 57,000 करोड़ रुपए का यहां पर एक निर्यात हुआ है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश को इसमें लॉस हुआ, और लॉस क्या हुआ कि उसमें जो इसका पार्टिसिपेशन वो केवल 56,000 करोड़ रुपए हुआ।
ठीक है, तो मतलब तेलंगाना के साइड में, तो इनके पास में तो कम हो गया ना। वर्ष 2013-14 के लिए आंध्र प्रदेश से 57,000 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर निर्यात हुए हैं, जबकि 56,000 करोड़ रुपए इनके पास है ही नहीं। वो मिले हैं तेलंगाना को, वो दूसरे जो भाग है उसका उसको मिले हैं। और इस कारण से जो अब शेष राज्य बचा हुआ है, सेपरेशन के बाद जो शेष राज्य बचा हुआ है, जो ओवरऑल आंध्र प्रदेश जो था, जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर दूसरे प्रकार के औद्योगिकरण के लिए जाना जाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इत्यादि के लिए जाना जाता था, वो सारा पोर्शन अब आंध्र प्रदेश में न रह करके केवल एग्रेरियन स्टेट बन करके रह गया है। यानी कि अब जो ये राज्य है, इन सब चीजों के हटने के कारण कृषि प्रधान ही रह गया है। और केवल कृषि प्रधान होकर के हम इंफ्रास्ट्रक्चरली मजबूत कैसे हो सकते हैं, इकोनॉमिकली मजबूत कैसे हो सकते हैं, ये उनका तर्क है। ठीक है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो गई है, खराब हो गई है, क्योंकि हमारे पास में निवेश करने के लिए केवल और केवल कृषि प्रधान स्टेट के दर्जे के अलावा और कुछ है नहीं। हम किसी और चीज को दिखा करके इन्वेस्टर्स को रिझा नहीं सकते हैं, और जब नहीं रिझा सकते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये तो सेपरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो गया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से डील करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए ही वो इस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे। एक और आंकड़ा यहां पर है, 2015-16 में तेलंगाना का पर कैपिटा जो राजस्व है, पर कैपिटा जो राजस्व है यानी प्रति व्यक्ति जो राजस्व है, वो 14,411 था। किसका? तेलंगाना का। और आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का केवल 8,397 रुपए है, 8,397। तो इन दोनों में भी आप देख सकते हैं कि ये बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, ये बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी आंध्र प्रदेश का एक रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतियां हैं उनमें से एक चीज है। अब देखिए, अगर ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमको एक कॉमन दर्जा देखने को मिल रहा है, कॉमन कारक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रबल मांग जो है वो करने की कंडीशन में स्टेट जो है वो आ गया है। और उनकी सरकारों की तरफ से पिछले 10 सालों में लगातार इस डिमांड को किया भी गया है केंद्र सरकार की तरफ के लिए। अब बाय द वे, आंध्र प्रदेश को अगर स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल भी जाता है, आंध्र प्रदेश को किन किन चीजों का लाभ होगा आइए देख लेते हैं, उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, अगर इस डिमांड को माना गया, केंद्र सरकार की तरफ से डिमांड्स अगर मानी जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगा, और सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता यानी अनुदान सहायता जो है वो इस स्टेट को मिलना शुरू होगा। ये सबसे बड़ा तो फायदा यही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। देन अगेन, विशेष श्रेणी जो है, विशेष श्रेणी प्रति व्यक्ति अनुदान 5,573 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। अब देखिए, जो भी स्टेट, जैसे कोई स्टेट्स हैं जिनको SCS कैटेगरी में रखा गया है, तो SCS कैटेगरी वाले जो स्टेट्स हैं, SCS कैटेगरी वाले स्टेट्स में प्रति व्यक्ति अनुदान जो केंद्र की तरफ से जाता है वो तकरीबन कितना जा सकता है? 5,500, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 5,573 करोड़ रुपए, ठीक है, 73 करोड़ रुपए। लेकिन अभी जब SCS का स्टेटस आंध्र प्रदेश को नहीं मिला है तो ये इसके पास कितना रहता है? 3,428 करोड़। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रॉफिट तक ये पहुंच जाएगा, इस स्थिति तक वो पहुंचने का प्रयास कर लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर अनुदान सहायता उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि विशेष श्रेणी वाले जो स्टेट्स हैं उनको मिलती है। तो मिलती है तो इतना होता है, इसको नहीं मिलती है तो ये अभी 3,428 करोड़ रुपए पर ही। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा ये तमाम सारी जो चीजें हैं, जैसे आयकर में आपको छूट मिलेगी, सीमा शुल्क में तमाम प्रकार की छूट मिलेगी। अब इन सब छूट की वजह से फाइनेंशियल जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। भाई, आप अगर आयकर में छूट प्राप्त करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वहां से आप अपना वित्त बचा सकेंगे। सीमा शुल्क अगर आप इसमें छूट मिल जाए, उत्पाद शुल्क अगर थोड़ा सा कम हो जाए, तो आपका जो कह सकते हैं व्यापार है उसमें आपको गेन मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
किसी निश्चित अवधि के लिए कॉर्पोरेट कर में आपको छूट मिल सकती है, यह भी कहीं ना कहीं आपके ट्रेड को बढ़ावा दे सकती है। जीएसटी से संबंधित रियायतें आपको मिल सकती हैं। कम राज्य और केंद्रीय कर जैसी विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर इसे एससीएस कैटेगरी का दर्जा मिलता है तो। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इस स्टेट को स्ट्रांग बनाने का काम कर सकती है। अगर हम बात करते हैं एससीएस राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं का वित्त पोषण भी किया जाता है। अब अगर आंध्र प्रदेश को एससीएस का दर्जा मिलेगा तो केंद्र सरकार की तरफ से वही अनुदान मतलब, लेकिन यहां पर केंद्रीय योजनाओं के लिए की भी बात करें, अनुदान का एक अलग मतलब हो गया कि ठीक है हम तुमको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है और कोई स्टेट जो है वो एससीएस कैटेगरी में नहीं है, तो जो प्रोजेक्ट आता है जो स्टेट में लगाया जाएगा उसमें जो फाइनेंशियल डिवीजन होता है, जो वित्तीय बंटवारा जो होता है, वो तकरीबन अगर हम स्टेट और सेंटर की बात करें, स्टेट और सेंटर की बात करें तो ये तकरीबन 30/70 होता है। यानी 70% के आसपास, 65 से 70% उस प्रोजेक्ट का वहन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है और तकरीबन 30 से 35% तक का वहन जो है वो स्टेट्स की तरफ से किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्टेट जो है, अगर यही स्टेट नॉर्मल स्टेट है, तो अगर यही स्टेट एससीएस हो जाएगा यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो जाएगा, तो जो केंद्र के द्वारा इसका वहन है वो मोर देन या अप टू 90% तक किया जा सकता है। तो ऐसे में जो स्टेट की तरफ से केंद्र जो परियोजनाएं हैं उसमें भी राज्य की भागीदारी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वहां से भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसका फाइनेंस, उसका जो पैसा है वो वहां से बच सकेगा। उसमें जाने वाला जो ज्यादा पैसा होता है, केंद्र की योजनाओं में जो ज्यादा खर्चा होता है वो खर्चा वो बचा लेगा। केंद्र को जो है उसमें यहां पर 90% भागीदारी करनी होगी। तो ये बेनिफिट भी आंध्र प्रदेश को मिल जाएगा अगर एससीएस कैटेगरी में आ जाता है तो। फिर क्योंकि ये एक कृषि प्रधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पास में कुछ औद्योगिक जो चीजें हैं वो नहीं रह गई, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसे औद्योगिकीकरण की तरफ ले जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता होगी। तो यदि अगर ये कृषि प्रधान राज्य में अगर कहीं औद्योगिकीकरण तेजी से हो जाएगा तो ये सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि कृषि तो बेसिक नीड है ही, और अगर उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब संरचनात्मक डेवलपमेंट है और औद्योगिकीकरण है, तो दोनों तरीके की डिमांड्स पूरी हो जा रही हैं। और दोनों तरीके की डिमांड्स पूरी हो जाने पे स्वाभाविक सी बात है फाइनेंशियल जो यहां पर निवेश करने के लिए जो आकर्षण है वो आकर्षण के तत्व मौजूद होने लगेंगे। निवेश आएगा तो राज्य की आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब यहां पर औद्योगिकीकरण होगा तो इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे ही खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, इससे राज्य जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। और इन सब चीजों से अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक जो है ग्रूमिंग हो रही है पर्टिकुलर स्टेट की, और पर्टिकुलर स्टेट जो है वो आसानी से अपने वित्तीय संकट से बाहर की ओर निकलने में स्वयं सक्षम जो है वो होने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा तमाम सारे और जिसको हम बोल सकते हैं कि पिछलग्गू टाइप की जो चीजें होती हैं वो अपने आप डेवलप कर जाएंगी। जैसे ये सारी चीजें अगर बढ़ेंगी, बट ऑब्वियस सी बात है अच्छे अस्पताल बनेंगे, 5 स्टार होटल्स बनने शुरू होंगे, विनिर्माण उद्योग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग जो है वो डेवलप हो जाएगा, आईटी सेक्टर्स जो है वहां पर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो है उच्च शिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ऐसे तमाम प्रकार के संस्थान जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे और इन सब चीजों में लोग निवेश करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, और निवेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन सब चीजों में निवेश करना शुरू कर देंगे, स्वाभाविक सड़क इत्यादि है, परिवहन इत्यादि है, उन सब में कहीं ना कहीं लाभ आपको होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर इसे एससीएस स्टेट का दर्जा मिलता है तो इस तरीके के बेनिफिट्स हमको होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो हो गई ये बात कि भाई सरकार को एससीएस की डिमांड उन्होंने करके दी है, सरकार ने जो है पहले के जो भी वित्त आयोग हैं उनके रिकमेंडेशंस इत्यादि को देखा है, या जो भी चीजें हैं, और या फिर उनके दिमाग में ये भी है कि यार केवल आंध्र प्रदेश स्टेट ही एक स्टेट थोड़ी है, और भी तो लोग हैं, उनके भी अलग अलग
फाइनेंशियल क्राइसिस है, सबके बीच में एक मध्यस्थ रास्ता निकलना चाहिए, किसी स्टेट को कम ज्यादा का व्यवहार ना हो। बहरहाल इन सब के बीच में आंध्र प्रदेश ने अपनी इस मांग को लेकर के, इस विशेष श्रेणी दर्जे की जो मांग है इसको लेकर के बार बार आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया। अब ये दबाव किस तरीके के हैं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूं, परंतु फिर भी थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 2014 से 2019 के बीच नायडू ने मांग करी थी, क्योंकि उस समय ये सीएम हुआ करते थे, और जब ये सीएम हुआ करते थे, जब उनकी मांग जो है कही गई, जब उनकी मांग जो है वो कही गई, तो उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार को जाकर के कहा, केंद्र सरकार को जाकर के कहा कि भाई आप हमारी इस डिमांड को पूरा कीजिए, आप हमारी इस डिमांड को पूरा कीजिए। केंद्र सरकार ने जब उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, कई बार कहने के बाद जब केंद्र सरकार ने उनकी डिमांड को नहीं माना, तो उस समय जो नायडू सरकार है, नायडू सरकार ने अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों को तुरंत जो है वो त्यागपत्र देने के लिए कह दिया और त्यागपत्र दिलवा दिया। और स्वयं भी जो कि बीजेपी के गठबंधन में हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो है इस्तीफा दिलवा दिया, और इस्तीफा दिलवाने के बाद बीजेपी का जो है वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में कैंपेनिंग भी उन्होंने करनी शुरू कर दी कि ये जो है स्टेट की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, स्टेट की मांग तो हमें पूरी करनी चाहिए। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है। फिर फरवरी 2024 में कि अगर अच्छा, फिर उसके बाद सरकार बदल गई, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की भी सरकार आई, उनके समय में डिमांड्स हुई, वो भी उस समय नहीं मानी गई, तो जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हुए, और जब वो बहुत ज्यादा अपसेट हुए तो उन्होंने एक इच्छा तक प्रकट कर डाली, उन्होंने ये इच्छा प्रकट कर डाली कि ऐसा हो कि भाई आगे जो है ये सरकार बहुमत की बने ही ना, और आप देख सकते हैं कि बहुमत की सरकार नहीं बनी। वो बहुमत की सरकार ना बनने की इच्छा ही इसलिए प्रकट करते हैं कि अगर अलायंस के साथ बनेगी, एनडीए के साथ सरकार इत्यादि बनेगी, या किसी भी प्रकार की दूसरी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जो भी सरकार बनाएगा हम उसके ऊपर दबाव अपनी इस मांग को लेकर के बना सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, पहले से भी उन्होंने प्रयास किए। तो इन सब प्रयासों के बीच में आखिरकार केंद्र सरकार जो है उसको ये एनालिसिस करना ही होगा कि आखिरकार उसको ये आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार करना उसके लिए कितना अपरिहार्य है या व्यवहार्य है या परिहार्य है। इन सब चीजों के एनालिसिस उसको करने ही पड़ेंगे। तो आइए उसकी व्यवहार्यता के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अब यहां पर जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं उन सब को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि एससीएस कैटेगरीज में आने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और उसके लाइव एग्जाम्पल के तौर पर आपने एज अ स्टेट आपने जो है किसको देख लिया, वो तेलंगाना को, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश को देख लिया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ये मांग बनती है तो इसको स्वीकारने से क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो लाभ में भी मैंने आपको एज ए स्टेट गिना दिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो वो चुनौतियां आइए यहां पर देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो 2024 का इलेक्शन हुआ, उस 24 के इलेक्शन में आपने देखा कि बीजेपी के पास में भाई सीट्स की संख्या कम रह गई है, बट ऑब्वियस सी बात है कि इनको एनडीए लेकर के चलना पड़ेगा, और ऐसे में उनको रेड्डी जी की जो बात है वो रेड्डी जी की बात को मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है, क्योंकि 16 सीट्स हैं भाई उनके पास में, कम थोड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर इसी इलेक्शन में जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, भले ही कांग्रेस के पास में सीटों की संख्या कम हो, लेकिन इनके पास INDIA यानी इंडिया अलायंस है, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, जयराम नरेश जी ने इस बात को कहा है कि भाई एससीएस को हम देंगे, आंध्र प्रदेश को एससीएस देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं यदि अगर हमारी सरकार बनती है। ये चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, और यह विश्वास भी दिलाया है कि अगर इनकी सरकार बनती है, इंडिया के साथ में अगर जुड़ते हैं, तो इंडिया के जो गठबंधन के जो लोग हैं वो भी इस मांग को मांगने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर है, वो उसका नैतिक प्रेशर बन जाता है। इसके अलावा भाई साहब, अगर आप आंध्र प्रदेश को ये दर्जा दे रहे हैं तो बिहार और उड़ीसा खड़े रहेंगे, हाँ भाई साहब हमारा क्या है, हमसे क्या दुश्मनी है, हम भी तो हैं लाइन में। तो एक साथ 3-3 स्टेट्स को इस तरीके की डिमांड दे पाना डेफिनेटली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर तो डाल ही देगा केंद्र सरकार पर। और यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भाई 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसकी जगह पर कुछ और मार्ग जो है वो निकालना चाहिए। 15 वित्त आयोग आया तो जो वित्त हस्तांतरण है उसको 42% से 41% कर दिया गया था, उससे पहले 32% होता था, मैंने शुरुआत में आपको बताया।
तो 14वें वित्त आयोग को भी वो सुझाव ध्यान में रख रहे हैं कि यार मना किया हुआ है, अगर कर दिया कहीं पैसा ज्यादा चला गया तो फिर केंद्र की तरफ से थू होनी शुरू हो जाएगी, वो अलग दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। फिर अब इनके पास में ऑप्शंस क्या बचते हैं? ऑप्शंस ये बचते हैं कि ठीक है, अगर आप इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहते हैं तो याद करिए याद कीजिए यूपीए गवर्नमेंट ने क्या कहा था उस समय कि भाई हम आपको 5 साल के लिए, यानी कि एक विशिष्ट अवधि के लिए, तो ये ऑप्शन ये भी लेकर के चल सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए हम क्या कर दें, आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे सकते हैं। क्योंकि यही वादा जो है किसने किया था? यही वादा कांग्रेस ने भी किया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में उनको सीट कहां मिली है? तो कांग्रेस की तो कोई सीट सी नहीं है, तो वो ये इस मुद्दे पर तो बात ही नहीं हो पाएगी। तो ये वाला एंगल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी बात रखी थी तो एक आध सीट तो निकालनी चाहिए थी। तो क्या वास्तविक रूप में ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है या फिर रियलिस्टिकली आंध्र प्रदेश की ये डिमांड है या नहीं है? इस चीज को भी सोचना ही पड़ेगा, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। तो ये भी सरकार के चिंतन में होनी चाहिए। लेकिन इस चिंतन पे अगर आप फुल्ली टिल्टेड हो जाएंगे तो फिर देयर इज अ वार्निंग दैट नायडू इस बार जीते हैं और बीजेपी के पास पूर्ण समर्थन नहीं है। यह चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सरकार बनानी है तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, बट इस बैलेंसिंग में आपको बिहार और उड़ीसा को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। नीतीश जी भी वहां पर पीछे पड़े हुए होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके की चीजें तो हमको ओवरऑल ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम SCS को लेकर के चलते हैं तो SCS कई बार अनर्गल तरीके से किसी अन्य राज्य के लिए भी कोई अन्य राज्य जो है वो भी क्या कर सकता है, कोई अन्य राज्य जो है वो भी क्या कर सकता है, वो भी SCS की मांग कर सकता है किसी एक स्टेट को इस तरीके का स्टेटस अगर हम देते हैं तो। अब इस पूरे मुद्दे पर जब आपने सारे आयाम समझ लिए हैं, जब आपने बीजेपी की मजबूरी भी समझ ली है, जब आपने आंध्र प्रदेश की जो वाजिब डिमांड है वो भी समझ लिया है, जब आप ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी सीट्स हैं, जब आप ये भी जानते हैं कि विपक्ष का इस पर क्या लेकर के उनका क्या घोषणा है, इन सब के बाद आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको कमेंट करके कि आखिरकार अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आप SCS को अच्छा समझते हैं या अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी लिख करके भेज सकते हैं, मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो आपको कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं 2025 के लिए P2I के बैचेस शुरू हो चुके हैं। 10 तारीख से हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तीनों में से किसी भी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी से हो रही है शुरुआत। एडमिशन लेने के लिए आपको विरद लाइव कोड का करना होगा इस्तेमाल, और इस इस्तेमाल से आपको यह बैच मात्र 27,999 में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमसे virad.dubey इस नाम से सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और हमें सोशली फॉलो करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। अगर आप इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, इस लेक्चर पर ओवरऑल आपका क्या सोचना है इस पर, अगर आप इसको पॉइंट वाइज बना करके देना चाहते हैं तो जरूर बना करके दीजिए। हमें ईमेल कीजिए virad.dubey@studyiq.com पर। अगर आप यहां पर अपने नंबर को शेयर करते हैं और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं या मेरी टीम आपको उस पर संपर्क भी कर सकती है। फिर हाजिर होंगे इसी तरीके के किसी अन्य एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।